सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि तहरीक-ए-इंसाफ की मुश्किलात खत्म नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी के लिए मुस्तकिल टेंशन बन गए हैं। इन्हीं की वजह से इंतखाबी निशान भी खतरे में है। आज तहरीक-ए-इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के रूबरू अपने इंतखाबी निशान को बचाने की तोगदौ करती नजर आई। सुप्रीम कोर्ट में यह दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने दी है, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये केस सुन रहा है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन लड़ने का बुनियादी हक हर शहरी और जमात का है। इलेक्शन लड़ने का बुनियादी हक छीन लें तो आमरीत कौमी और निजी सतह पर भी आ जाएगी। अगर तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त ना हुए तो फिर पीटीआई को नताइज का सामना करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि रिकॉर्ड पर तो कुछ नहीं है कि पेशावर में किस जगह पार्टी इलेक्शन हुआ, पार्टी अरकान को कैसे मालूम हुआ कि वोट डालने कहां जाना है। जिस पर पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने जवाब दिया कि व्हाट्सएप पर लोगों को बताया था और लोग पहुंचे भी थे, वीडियो मौजूद है, अदालत में चला लें। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा वीडियोस बाहर जाकर चला लें, हम दस्तावेजात पर केस चलाते हैं। पीटीआई को बड़ी अदालत से रिलीफ मिलता है या नहीं, कल दोबारा समाअत में ही पता चलेगा। दूसरी तरफ नून लीग की बात करें तो इंतखाबी टिकटों की तकसीम ने इसे भी तकसीम कर दिया है। नजरअंदाज किए जाने पर कुछ अहम रहनुमा पार्टी से खफा हैं तो कुछ नाराज और कुछ ने बगावत करते हुए आजादाना हैसियत से इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया है। नून लीग से नाराज ऐसी एक शख्सियत हमारे भी साथ हैं, इनसे जानते हैं कि इन्हें टिकटॉक किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरी मुराद है साबिक मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा आयशा रजब साहिबा से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आयशा साहिबा, कुछ समझ आई आपको ये हुआ क्या है? क्योंकि इस दफ़ा इसहाक डार साहब की ड्यूटी थी, जिन्होंने 25 साल से कभी कोई कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ा। ये टिकटें किस बुनियाद पर तकसीम की गई हैं कि ऐसे ऐसे लोग जो दिहाइयों से पार्टी के साथ थे, जिन्होंने मुश्किलात सही हैं, उनको इग्नोर कर दिया गया, जिनमें आप भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। जी मैं बस ये जी कहना चाहूँगी कि इस दफ़ा जी पार्टी ने जो पार्टी के साथ जी वफादार थे उनको उन्होंने जी बीच राह में छोड़ दिया। और आप खुद देख लें जो टिकट्स अनाउंस किए हैं कि अब जो मेरे शौहर जो रजब अली बलोच थे जी, जिस तरह उन्होंने जी जाके वोट कास्ट किया, उस टाइम उनकी जी कीमो चल रही थी और जब वो मियां नवाज साहब के लिए वोट डालने गए, उसके बाद जी बेशक पार्टी ने मुझे इज्जत दी, मुझे रिजर्व सीट दी, लेकिन इस वादे के साथ दी कि जो अगला इलेक्शन होगा वो आपके घर से होगा। और उस वादे में मियां नवाज साहब, मरियम नवाज साहिबा और मेरे घर के बाकी जी तमाम मेंबर्स थे वो मौजूद थे। और ये ऑन दी रिकॉर्ड है कि जी पूरे हल्के में भी और जी हमारे खानदान और पार्टी में कि जी इस इलेक्शन का फैसला हमारे घर में कि टिकट हमें हमारे घर को दिया जाएगा। लेकिन जी जब वादा निभाने की बारी आई, अभी जब जी इंटरव्यू थे और मेरे बेटा भी जी लंदन गया था, मियां नवाज साहब को मिल के आया था, वहाँ पे भी जी मेरे बेटे को उन्होंने वादा किया कि जी जिस बाप की औलाद हो तो टिकट आप लोगों के घर का है और वो इंशाल्लाह आपको ही मिलेगा। और जी जब ये इंटरव्यू हुए, मुझे तो जी समझ में नहीं आया कि उन्होंने हमें कहाँ पे लाके छोड़ दिया कि हमें बिल्कुल जी रजब अली की फैमिली को माइनस कर दिया गया। और वहाँ पे मेरे देवर जो अली गौर बलोच है जी, उनको टिकट दे दिया गया और हमें कहा गया कि आपने अली गौर को सपोर्ट करना है और आपके बेटे का कल को जी हम सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन बात जी ये है कि जो रजब अली बलोच, कुर्बानी जी रजब अली बलोच की थी, अली गौर बलोच ने जी कोई जो बाकी पार्टी के जो एमएनए थे जी वही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जी रजब अली बलोच की फैमिली को आज माइनस कर दिया। और मेन वजह जी मेरे ख्याल में एक औरत होने का भी फैक्टर हो सकता है कि ये समझते हमारी पार्टी में ये होगा कि जी औरत कमजोर है और वो मर्द है, वो ज्यादा स्ट्रांग है हल्के में। जबकि आपको पता है जी रजब जो पिछली इलेक्शन की सीट जो बाई इलेक्शन था वो भी रजब अली बलोच के नाम पे जीती गई थी और इंशाल्लाह जी इस दफा भी रजब अली बलोच के नाम पे जीती जाएगी। और आज लेकिन रजब अली बलोच की फैमिली अली गौर बलोच के साथ नहीं खड़ी। तो ये जो आपने फरमाया कि आज भी रजब अली बलोच के नाम पर हल्के के लोग वोट डालेंगे, तो इसका मतलब है कि आपकी फैमिली में से अब कोई आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रहा है, आप जो है कंटेस्ट कर रही हैं? जी इंशाल्लाह ताला जी, मैंने कल जो आपको पता है बड़ी तकलीफ के साथ ये अनाउंस किया था कि मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ, क्योंकि जी हमारी फैमिली को बिल्कुल जी माइनस कर दिया गया और कोई पार्टी का जी ऐसा मौका नहीं होगा, इवेंट नहीं होगा जहाँ जी मैं शामिल नहीं हुई, मैं मौजूद नहीं थी। हर हेयरिंग्स पे, हर जी जलसे थे, रैलियाँ थी जी, हर जगह मैंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था। उसके बावजूद जी मुझे पार्टी से इस तरह बाहर कर दिया गया जैसे मैं कहीं पे मौजूद, यानी रजब अली का नाम ही नहीं था जैसे कहीं। और इंटरव्यू वाले दिन भी जी रजब अली का नाम ना मियां नवाज साहब ने लिया, ना मियां शबाज साहब ने लिया, ना मरियम नवाज साहिबा ने लिया।
उस दिन अगर बात हुई थी तो सिर्फ अली गौहर साहब की हुई थी। जब मैं खड़ी हुई, मेरे खड़े होने पे भी जी रजब अली का नाम नहीं लिया गया, और मुझे उस चीज़ की भी बहुत तकलीफ थी। उस दिन मैंने जी अपने बेटे को आके बोला था कि आज हमारी जो पार्टी है मुस्लिम लीग, उससे रजब अली का नाम खत्म हो गया। लेकिन आपने जो खातून की बात की जी, खातून होने की वजह से शायद उनको लगा कमज़ोर, तो ये तो बड़ी नामुनासिब हो, क्योंकि चीफ ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो मरीम नवाज़ साहिबा हों, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हों, और ज़ाहिर है कि फ़ैसलों में वो साथ होती हैं। कुलसूम नवाज़ साहिबा की अगर बात करें, उनकी बड़ी कुर्बानी है इस पार्टी के लिए, बड़े मुश्किल वक्त में आगे हैं, तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। और फिर वादा जब आपसे किया, ज़ाहिर है कि एक मेंटल अप्रोच होती है कि इसके साथ चलना है, तो क्या सूबाई असम्बली की भी सीट नहीं ऑफ़र की गई या आप उस पर लड़ना नहीं चाहती? उसामा साहब, मैं आपको ये बताती हूँ कि जी वो बेशक हमारी लीडर रहे हैं और अभी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जी अभी उनकी पार्टी की तरफ से जी मैंने बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मरीम नवाज साहिबा से भी की थी, मियां नवाज शरीफ साहब से भी की थी, लेकिन जी किसी ने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई जवाब नहीं आया, मिलने का टाइम नहीं दिया। इवन जवाब यानी होता है ना कि जी आप रजब अली की वजह से जो एक इज्जत उन्होंने मुझे 2018 में दी, लेकिन आज हम इस जगह पे रजब अली बलोच की फैमिली खड़ी है कि जी हमें जवाब भी नहीं दिया गया, ना हमें मुलाकात का टाइम मिला, ना जी हमारे मैसेज जो मैंने उनको कन्वे कराए उसका जवाब दिया गया। अच्छा, ये फरमाइएगा कि वजह क्या है? मियां साहब ने तो खुद इंटरव्यूज़ किए और पहली दफ़ा है कि उन्होंने इतने तवील इंटरव्यूज़ किए, इतने दिन लगे, तो उन्होंने तो बताया भी किसी को कि भाई आप मुश्किल वक्त में कहाँ थे, किसी को कहा जा रहा है जी आपने जलसा मुनासिब तरीके से नहीं किया तो इस वजह से, लेकिन आपको कोई वजह बताई गई है कि किस वजह से इस दफ़ा यानी रजब अली साहब की फैमिली को इग्नोर कर दिया गया? जी मुझे समझ में नहीं आया जी, ये जब अभी टिकट अनाउंस हुई है, मुझे यकीन था जो मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन में मेरे बेटे को कमिटमेंट की थी जी, उसके बाद मुझे यकीन था कि मियां नवाज शरीफ अपनी कमिटमेंट के पक्के हैं और वो कभी भी इस चीज़ से पीछे नहीं होंगे। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई कि हमारा जब बिल्कुल नाम जी हर साइड से MP की भी जी ऑफर मेरी जी पार्टी में बात चल रही थी, तो MPA के लिए किसी जगह भी उन्होंने जी हमें कंसिडर ही नहीं किया। अच्छा, यानी सूबाई असम्बली के लिए भी कंसिडर नहीं किया? नहीं जी, सूबाई के लिए भी नहीं किया, किसी सीट के लिए कंसिडर नहीं किया, या क्योंकि उस जगह पे उन्होंने अली गौहर बलोच को अपना नॉमिनेट कर दिया और जी हमें बोल दिया कि आप अगर हैं तो अली गौहर के पीछे, उसके अलावा आप कंसिडर ही नहीं। तो दो चीजें आयशा साहब, मैं जी इतना जरूर कहूंगी कि जी पार्टी ने जो जिन्होंने वफादारी निभाई, उनके साथ जो ये जी बात करते थे कि हमारे सीनियर रहनुमा कि जी 84 मेंबर्स हमारे, एक हमारा वोट नहीं टूटा, उनके साथ ये किया क्या गया कि आज आपने अपनी खुद कारकुनान को एक मैसेज दिया है कि आपने जो आप लॉयल्टी निभा रहे हो पार्टी के साथ, लेकिन जब मौका आएगा तो आपको हमने वहीं से बीच में से निकाल देना है। वो जो दूसरी पार्टी के लोग ले लिए गए, उनको टिकट दे दिया गया, जो आपके साथ खड़े थे, मुश्किल टाइम में भी खड़े थे, उनको तो बिल्कुल माइनस कर दिया गया। उनमें से काफी लोग हैं जिनको जी इस दफा टिकट ही नहीं दिया। कोई भी बड़ी पार्टी हो, उसके कारकुन उसका असासा होते हैं और जो खासतौर पर मुश्किल वक्त में साथ खड़े हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है और इससे पार्टी को नुकसान होता है। मगर ये बात कि अब आपसे कोई वादा किया गया हो कि जिस तरह किसी को कहा जा रहा है जी हम बाई इलेक्शन में एडजस्ट कर देंगे, किसी को कहा जा रहा है आपको सेनेट में कर देंगे, आप तो फरमा रही हैं कि सूबाई असम्बली का भी नहीं है, तो बेटे को किसी जगह पर कोई अगला वादा, अगरचे एक दफ़ा कोई वादा तोड़ दे तो उस पर इतबार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको कहा क्या गया है कि जी अब आप सपोर्ट तो कर दें अली गौहर साहब को, लेकिन आपको कहाँ हम एडजस्ट करेंगे, कुछ बताया गया? जी उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से जी ये मैसेज आया है कि आपको अनकंडीशनल अली गौहर की सपोर्ट करनी है, और आपको अगर आप अली गौहर की सपोर्ट करेंगे तो कल को आपके बेटे को अकोमोडेट किया जाएगा। आज अगर आप अली गौहर को नहीं करते तो फिर जी बस, फिर तो आपको पता है हम अली गौहर के पीछे, वो हमें पार्टी अली गौहर के पीछे लगाना चाहिए, ना कि रजब अली की कुर्बानी को देख रही है। लेकिन आयशा साहब, अब आप फरमा रही हैं कि आप इंडिपेंडेंट यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी, तो इसके बाद तो पार्टी कहेगी कि हमने आपको कुछ कहा था, आपने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, तो आपके खिलाफ फिर वो एक्शन ले लेंगे और फिर कहेंगे जी अब तो हम आपको कभी दोबारा कंसिडर ही नहीं करेंगे, आप तो अब हमसे अब अलग हो गए हैं। और आपको पता है कि माजरत के साथ कि मियाँ साहब के इस हवाले से रिकॉर्ड बड़ा वाजे है, और ख़ासतौर पर मरीम नवाज साहिबा, चाहे वो शाहिद खान अब्बासी हों, चाहे मिफ्ता इस्माइल हों, चाहे चौधरी निसार हों, एक लंबी फहरिस्त है। आप दानिल अजीज़ साहब को देखें, मैं बहुत से नाम गिनवा सकता हूँ कि उसके बाद वो बिल्कुल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते कि एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ कोई खड़ा होगा तो कहते हैं नोटिस भेजेंगे। तो इस तरह का मामला फिर कैसे आप उसका मुकाबला कर सकेंगी? आपके मरहूम शौहर जो हैं, ज़ाहिर है कि बड़ा नाम थे, लेकिन अब आपका बेटा अभी यंग है, उसकी भी उस तरह से पोजीशन नहीं उन्होंने बनने दी पार्टी में, तो मुश्किल नहीं हो जाएगा आपके लिए फिर आगे, अगर आपके खिलाफ इन्होंने एक्शन ले लिया कोई कि जी आपको हम पार्टी से निकाल रहे हैं? उसामा साहब, जो सबसे पहले बड़ी तो अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है, जो भी करना है अल्लाह ताला ने जी आज मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन जो अनाउंस किया,
और वो जी किसी वजह से किया कि पार्टी ने अगर कहीं पे भी जी मुझसे ज़रा सा भी किया होता कि मैं इससे बात की होती, मुझे बैठाया होता, मियां नवाज शरीफ साहब मुझे खुद बुलाते और मुझे कहते कि जी हम आपको यहाँ पे अकोमोडेट करेंगे, हम रजब अली की फैमिली को पीछे नहीं करेंगे, मुझे इज्जत देते बुला के जी, तो मैं ज़रूर करती। लेकिन जी उन्होंने तो हमें पूछा ही नहीं। और आगे जो भी है, जो भी फैसले हैं, अल्लाह ताला बेहतरी के फैसले करे, अल्लाह ताला कामयाबी दे दे, करना अल्लाह ताला की जात में। जी लास्ट क्वेश्चन। और बाकी जी ये जो बातें हैं कि जाहिर है जी वो अभी इक़्तिदार में आ रहे हैं, हर कोई न्यूज़ साइट पे जाता है कि जो पार्टी इक़्तिदार में आ रही होती है उसको कोई छोड़ के नहीं जाता। लेकिन जी मैंने अगर ये फैसला लिया तो किसी वजह से लिया है जी, और मुझे यहाँ पे लाके पार्टी ने खड़ा किया। मैंने जी एक जगह पे भी पार्टी की वॉयलेशन नहीं की, मैंने अपना विंग नहीं अनाउंस किया क्योंकि मेरी पार्टी में ना जाए कि जी मैंने पार्टी की कोई वॉयलेशन की है। मैं पार्टी के साथ आखिरी दम तक भी खड़ी रही और मैं इंतजार में खड़ी रही हूँ कि पार्टी मुझे बुलाएगी, मुझे रजब अली के नाम पे इज्जत देगी और मुझे कहेगी कि हम आपको कहीं पे आपके लिए सोचते हैं, जो भी है जी, कहीं पे अली गौर को भी बिठाते हैं, मुझे भी बिठाते, लेकिन जी पार्टी ने नहीं किया ये, और उस वजह से जी मजबूरन तकलीफ के साथ जी मुझे ये फैसला लेना। जाहिर है इतना अरसा एक एफिलिएशन होती है, इतना आसान तो नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन बड़ा मुख्तसर फरमाइएगा, आप क्या देख रही हैं? रजब अली साहब का यकीनन वोट बैंक होगा, लेकिन वो तो अब अली गौहर की तरफ शिफ्ट हो गए, उनके भाई की तरफ, तो क्या आप समझती हैं कि कोई जीत के चांसेस होंगे? जी इंशाल्लाह ताला जी रजब अली का वोटर जो है वो आज भी खड़ा है। अच्छा। और अली गौर साहब के साथ जी जो वोटर गया था वो भी मेरे बेटे की वजह से गया था। मेरे बेटे ने अली गौर साहब के जी जलसे किए थे। अच्छा। और जो लोग, आपको पता है पिछली दफा हवा जो पीटीआई का था, हुकूमत आ रही थी, जिन लोगों ने जी पीटीआई की सपोर्ट का ऐलान किया हुआ था, उन्होंने मेरे बेटे के जाने पे जी अली गौर बलोच साहब की सपोर्ट का ऐलान कर दिया था मेरे बेटे के जाने। तो वो जो पिछला इलेक्शन था वो भी जी रजब अली। चले इस दफा जो है माहौल बिल्कुल फर्क होगा। आयशा रजब साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बड़ा मामला, बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की एक बड़ी जमात तहरीक इंसाफ मुश्किलात में है, और एक पिंग पोंग सा हम देख रहे हैं, जिस तरह होता है कि बैडमिंटन कभी इधर शटल कभी उधर। अब जनाब बल्ला छीन लिया गया है, फिर जनाब पेशावर हाई कोर्ट बल्ले का निशान वापस मिल गया, फिर पेशावर हाई कोर्ट से एक और बेंच बनता है और कहते हैं नहीं जनाब फिर मुअत्तल, इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल, फिर 2 रुकनी बेंच दोबारा जनाब बल्ले का निशान वापस आता है, और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है। इलेक्शन सर पे हैं, 30 दिन से कम का वक्त रह गया है, और ऐसे वक्त में तहरीक इंसाफ को पता नहीं कि क्या होगा, उनके कैंडिडेट्स को पता नहीं क्या होगा, उनके वोटर्स को पता नहीं क्या होगा। इस बारे में बात करेंगे। हमाद रोहिला साहब हैं, माहिर कानून है, और राजा आमिर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। राजा आमिर अब्बास साहब, ये बड़ा हम देख रहे हैं पहली दफ़ा है, और शायद आप बेहतर बता सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि किसी जमात का इंतखाबी निशान जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है, और इलेक्शन कमीशन उसमें इस तरह से पार्टी है। जी हमाद रोहिला साहब, सर यही सवाल आपसे, राजा साहब से शायद अभी लाइन नहीं मिली हमारी। जी आपका अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने बड़ा दिलचस्प एनालिसिस किया है, वाकई एक पिंग पोंग की सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त, लेकिन हो सकता है ये पिंग पोंग की सूरत हाल अभी जारी रहे, क्योंकि कोई पता नहीं कि इस अपील के बाद कोई भी पार्टी जो है रिव्यू में भी चली जाए, क्योंकि अभी एक वो फोरम भी मौजूद है। बहरहाल ये कहना अभी कबल वक्त होगा, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा ज़रा पीछे जाने की भी ज़रूरत है। 2022 से ये मामला शुरू हुआ है, और पिंग पोंग तब से ये बैट जो है वो पिंग पोंग बॉल बना हुआ है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो किस आइन के मुताबिक हो रहे हैं, और अगर क्या वो आइन के अंदर अमेंडमेंट लाई गई है उसके तहत हुए हैं, नई अमेंडमेंट के तहत हुए हैं, या पुरानी अमेंडमेंट के तहत हुए हैं। 2 दिसंबर को मैंने इस बारे में अर्ज किया था, जब पहला ऑर्डर आया था नवंबर के एंड में, मैंने तब भी इस बारे में अर्ज किया था एक चैनल पे कि पीटीआई को के लिए इस वक्त भी ये मसला ख़त्म नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन का जो जुरिस्डिक्शन है वो एंड तक रहेगी, ये इंश्योर करने के लिए कि वो जो इंतखाबात इन्होंने किए हैं वो अपने जमहूर के, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हैं या नहीं। जी। ये कह देना कि इलेक्शन कमीशन की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है और वो इस मामले में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो अगर इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता तो क्या रेलवे पाकिस्तान करेगा या क्या पोस्ट ऑफिस करेगा? आईनी इदारा है और इसकी ये सवाबदीद है कि इट हैज टू इंश्योर कि पाकिस्तान में तमाम इलेक्शंस हो, जो कि वैसे तो 90 दिन में होने थे, नहीं हुए, और साथ ही साथ उसकी एक्सटेंशन में पार्टीज भी अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं, जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 में इसको ये पाबंदी
अच्छा राजा मिरबाज साहब, 90 की दहाई से हमने भी होश संभाल लिया था, कुछ इलेक्शंस वगैरह हम बच्चे थे लेकिन दिलचस्पी थोड़ी बहुत लेते थे, और फिर सहाफ़त में भी खुद कवर किए हैं, 2008 से ऑनवर्ड्स इलेक्शन खुद कवर किए हैं। कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा जो इन इलेक्शंस में है। ये इतनी बारीक बिनी 145 जमातों में किसी के भी हमने इलेक्शन के हवाले से नहीं देखा। आज तो पूरी कौम को पता लग रहा है अच्छा ये इलेक्शन इस तरह से होते हैं, बिला मुकाबला जो है ये गलत होता है, वरना तो कभी हमने इतना ज़ेर बहस नहीं देखा, जो कि अच्छी बात है कि एक एक चीज़ पर आज बहस हो रही है। देखिए, बहुत सी अच्छी बातें हो रही हैं, ये खाली एक अच्छी बात नहीं हो रही। बहुत सी चीज़ों पे बहस नहीं हो रही, छीना झपटी हो रही है, अगवा हो रहे हैं, पर्चे कट रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। बात ये है उसामा कि ये ज़हन में रखिए कि इस वक्त ये जैसे अभी कहा इन्होंने कि जी पीटीआई के लिए मसला होगा। एक्चुअली ये मसला इस वक्त बना हुआ है जो एज ए लेमैन मैं समझता हूँ वो पीडीएम या उन जमातों के लिए है, पीटीआई के लिए नहीं है। उन जमातों के लिए मसला ये बना हुआ है कि वो अवाम में जाते हुए उन्हें समझ आ रही है कि जनाब ग्राउंड पे जो हकीकत है और जो इलेक्शन में चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है अवाम, वो है पब्लिक का रिस्पॉन्स, वो है पब्लिक में ओपिनियन मेकिंग, वो जो चीज़ है वो मैटर कर रही है। अभी जैसे कि शेड्यूल आ चुका है, क्या शेड्यूल आने के बाद इस मुल्क का आईन पाकिस्तान हर इंडिविजुअल को, आप ज़हन में रखिए कि आईन पाकिस्तान एक बहुत हायर पेडिस्टल पे है देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, और वो हर पाकिस्तानी सिटीजन्स को ये राइट देता है, उसका फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी मनपसंद पार्टी को जिसको वो चाहता है उसको वो वोट करे। अब क्या उससे ये राइट छीना जा रहा है? क्या इस फैसले के नतीजे में अगर ये आता है कि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा तो पार्टी को छोड़ दीजिए एक मिनट, गौर खान जो उसका चेयरमैन है उसको छोड़ दीजिए। आप देखिए कि उन 10-12 करोड़ लोगों का या करोड़ों लोगों का जो वोट का राइट है वो क्या यूजर्फ नहीं हो रहा? क्या वो हवा में मुअल्लक नहीं हो रहा वो राइट? तो इस वक्त ये देखना है कि जी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को जक्स्टा पोजीशन में आप रखें अगर तो क्या इस स्टेज पे शेड्यूल आने के बाद, अब कल 13 तारीख है, जेन में ये रखें 13 तारीख एक लास्ट डेट है किस चीज का, इलेक्टोरल सिंबल्स अलॉट करने का। अभी अगर कल ये एंड में फैसला हो जाता है कि जी नहीं, ये बल्ले का निशान का जो फैसला किया पेशावर हाई कोर्ट ने वो गलत किया, और मुअज़्ज़ज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस अंदाज में स्क्रूटनी कर ली है सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टीज के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के, जहां पे लोग बिला मुकाबला आए हैं और उसकी नजरें किसी और पार्टी के इलेक्शंस पे नहीं गई जहां बिला मुकाबला तमाम के तमाम इलेक्शंस हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप बताइए कि जो वोटर्स हैं जो उस पार्टी के वो कहां जाएंगे? These are very basic questions। जी बिल्कुल सही है, लेकिन हमाद रजा साहब, जस्टिस मोहम्मद मजहर साहब ये बात भी कर रहे हैं कि क्या किसी और के साथ भी ये हुआ है, तो इस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया जी रिकॉर्ड देकर बता सकता हूँ, दीगर सियासी जमातों में ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये सवाल किया, तो इस पर उन्होंने कहा रिकॉर्ड देके बता सकते हैं। इसलिए सर शायद ये बात आती है कि वो सबके लिए पैमाना एक होना चाहिए, किसी और के हमें कोई नजर नहीं आए इस तरह के इलेक्शंस। जी, यहाँ तक की बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि इलेक्शन कमीशन को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक ही यार्डस्टिक से जज करना चाहिए और तमाम के तमाम इलेक्शंस पे अगर उनको इसी तरीके से स्क्रूटनाइज करना चाहिए। इस बात से मैं कतई दो राय नहीं रखता, लेकिन मैं मजीद थोड़ी सी अर्ज इसके बारे में ये करूंगा कि ये कह देना कि जी हमें चेक कर लिया गया है और हमें अब सजा मिल रही है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गलत किया सही, वो बात की है, उस बहस में बाद में जाते हैं। सजा अगर दे रहे हैं तो इस बुनियाद पे ना दें कि किसी और पार्टी को भी आपने ये जो है उसके साथ ये सलूक नहीं किया। तो ये कोई डिस्क्रिमिनेशन और आर्टिकल 25 शायद यहाँ पर इन स्ट्रिक्ट सेंस अप्लाई इन दिस डिफेंस नहीं कर सकता। जो बात मुझे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट को सामने रखनी चाहिए अगर वो लीनियंट लेता है, तो वो ये है कि बिल्कुल जो सर ने अभी फरमाया कि एक आम आदमी के वोट देने का हक जो है वो गस्ब हो रहा है, वो उससे छीना जा रहा है। तो उसको सामने रखते हुए आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं मुकम्मल कर लूं आपकी इजाजत से। तो इलेक्शन हुआ है,
और उसके अंदर जो इन्होंने फाइलिंग की है उसको हो सकता है इरेगुलरिटीज के जुमरे में ले आया जाए, उसको फेटल ना कंसिडर किया जाए। लेकिन ये कह देना कि इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन नहीं है, उससे मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल ठीक। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट से सर एक तरह से फाइनल डिसीजन होगा, कोई रिव्यू में बड़ा जो स्कोप होता है बड़ा कम होता है। तो ये एक बात बार बार बैरिस्टर अली जफर साहब कह रहे हैं, और मैं सुन रहा था कि एतजाज एहसन साहब, जाहिर है कि वो एक बड़ा नाम है और एक अथॉरिटी है, तो इस पर राजा मीर बाज साहब ये बात आ रही है जी, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार कहाँ है? इलेक्शन एक्ट में कहीं इख्तियार है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर ठीक नहीं करवाए जाते तो फिर उससे इंतखाबी निशान ले लिया जाएगा, कि ये है? क्योंकि ये तो है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को नहीं जमात करवाएगी तो फिर उससे जुर्माना किया जाएगा, और ये कहाँ है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार इस्तेमाल किया? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये क्लियरली प्रोवाइडेड है कि जब भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे तो जो पार्टी का चेयरमैन है या जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है वो एक सर्टिफिकेट देगा कि जिसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, और सर्टिफिकेट ये देगा कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं ये टोटली इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी एंड लॉ हुए हैं, ठीक है, जो कि इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक हुए हैं। अब इलेक्शन एक्ट में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उसका कोई तरीक़ेकार वाज़ह नहीं है, ठीक है। फिर नंबर 2 ये बात हो रही है कि जी वहाँ पे क्या बैलेट पेपर्स, और आप सेनेट के इलेक्शंस देखते होंगे कि जहाँ पे अनअपोज्ड इलेक्शंस हो जाएं तो वहाँ पे नोटिफिकेशन इलेक्शन डेट से पहले ही कर दिया जाता है कि जी कोई अपोजिशन आई नहीं, किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस सर्टिफिकेट को सिर्फ इस बुनियाद पे चैलेंज कर रहा है कि जी ये पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं हुए। ओके फाइन, गुड इनफ, आप पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन निकालें और उसकी अगर इतने माइन्यूटली आप अंदर जाके उसको डायसेक्शन कर रहे हैं कि जी ये करना था, वो करना था, फलाने दिन आपने एक ही जगह बी ग्राउंड में क्यों करा दिया, या अगर आपने किसी हॉल में क्यों करा दिया, या पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ 20 डेज दिए पीटीआई को कि जी 20 दिन के अंदर अंदर आप मुकम्मल कीजिए, आपके सामने था। मैं तो समझता हूं कि जब शेड्यूल अनाउंस हो गया, जब इलेक्शन जोन में हम आ गए, तो इस डिसीजन की क्या तुक बनती थी कि जब उन्होंने इलेक्शन करवा भी लिए, आपके कहने के मुताबिक 20 दिन में इलेक्शन हो भी गए, एंड एवरीबॉडी नोज कि जी बाबर एस अहमद साहब जो हैं वो पार्टी के साथ पिछले 10, 8, 9 बरस से वो पार्टी के खिलाफ केसेस कर रहे हैं। सो नोइंगली अब यहाँ पे जो चीज देखना है वो ये देखना है कि जी क्या बाबर एस अहमद एक शख्स की वजह से, मैं अगेन आई वुड रिपीट कि जी वो जो करोड़ों लोगों का वोट का राइट है कि जी वो एक सिंबल क्या होता है, इलेक्टोरल सिंबल ये होता है कि किसी भी पार्टी का इलेक्शंस में वो सबसे विजिबल टूल होता है जिसके जरिए इलेक्शन लड़ा जाता है। वो कोई मजाक नहीं होता, वो एक कैप्सूल की तरह होता है जिसमें पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, पार्टी की हिस्ट्री होती है। अगर आप उसको विड्रॉ कर लेते हैं, जिसपे पार्टी जाके आगे सुनिए, जिसपे पार्टी जाके 70 सीटें रिजर्व जो कि विमेन और दूसरी हैं वो हासिल कर सकती है। अगर ये तमाम चीजें निकाल ली जाए तो क्या इसको फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कहा जाएगा? यही बिल्कुल सवाल है, ये तहरीक इंसाफ की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। अब देखते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट पे होंगी कि क्या फैसला आता है। राजा मीर अब्बास साहब, हम्माद रोहिला साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे। कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन नौजवानों के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, डिसाइसिव फैक्टर नौजवान है, और एक ऐसी नौजवान से बात करेंगे जो सियासत में कदम रख चुका है, वो किस विजन के साथ आया है, क्या उसकी उम्मीदें हैं, क्यों सियासत में आए। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, और इस इलेक्शन में ये कहा जा रहा है कि नौजवानों का वोट डिसाइसिव फैक्टर होगा कि नौजवान किस तरफ जाते हैं। अब हर जमात की कोशिश है कि वो नौजवानों को टिकट्स भी दे और नज़र भी आए कि नौजवानों के हवाले से वो बड़ी एक वाज़ेह सोच रखती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से जब भी बात की जाती है तो कहा जाता है जी देखें ये सबसे इस वक्त नौजवान हैं अगर मुख्तलिफ पार्टीज़ के सरबराहों को देखा जाए। अब इस पार्टी ने ये काम किया है कि एक नौजवान को ही टिकट भी अलॉट किया है, एक होनहार नौजवान NA 248 से। हसन खान हमारे साथ हैं। हसन खान, मैं देख रहा था कि आपने तो दुनिया के मशहूर
जो इदारे हैं बरतानिया के, वहाँ पर तालीम हासिल की। आम तौर पर तो फिर ये होता है कि बाहर की दुनिया में देखा जाता है ये तो बड़ा मुश्किल काम है सियासत का, इल्ज़ाम तराशियाँ, बड़े मसाइल हैं, लोगों के सवाल। तो ये आप किस तरह आपको ख्याल आया कि सियासत में आया जाए, और फिर पीपल्स पार्टी ही क्यों? अस्सलाम वालेकुम उसामा, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन दिस शो। जैसे आपने इंट्रो में बताया अपने कि आई एम ए ग्रेजुएट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड 2012 में आई केम बैक। आई बीन सर्विंग द एजुकेशन सेक्टर फॉर 12 ईयर्स। देखिए, सियासत को हमें ही बदलना है, ठीक है, हमें ही सर्विस ओरिएंटेड रखना है इसको। और मैं पिछले कई सालों से तालीम के सेक्टर के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, और मुझे लगा कि नाउ पॉलिटिक्स नीड अ न्यू फेस, इट नीड्स न्यू टैलेंटेड पीपल, एनर्जेटिक पीपल। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का यही विजन है कि वो अच्छे लोगों को सामने लेकर आएँ, विद इन कम्यूनिटीज़ से लेकर आएँ, उन्हीं जगहों से लोगों को टिकट दें जहाँ वो ग्रो अप हुए हैं, वो कम्युनिटी के इश्यूज़ को समझते हैं, और जो लोगों के अंदर आपस में वो मिले जुले हैं, और वो उन्हीं नेबरहुड्स और उन्हीं कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया अपने NA 248 के लिए, और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने मुल्क को और इस शहर की खिदमत उनको देख सकूं, और सर्विस उनको दे सकूं, और अपने पब्लिक के लिए काम कर सकूं। अच्छा, ये कब आपने सोचा, और पीपल्स पार्टी के इंतखाब की खास वजह, क्योंकि और भी बहुत सी जमातें हैं, कराची की बात करें MQM भी है, यहाँ पर तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, ये बड़ी जमातें हैं, JUI भी है, GDA की बात की जा सकती है, इस तरह अवामी नेशनल पार्टी, बहुत सी जमातें हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बताइएगा, कब से एफिलिएशन शुरू हुई, किस तरह आने का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया जाए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज़ अ लेगेसी जो चल रही है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से। ही वाज एन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, देन बेनज़ीर भुट्टो शहीद, शी वाज आल्सो अ वेल एजुकेटेड लेडी एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देन चेयरमैन बिलावल साहब इज़ आल्सो अ वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन। तो उनकी एक लेफ़्ट सेंटर प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं, उनकी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में काफ़ी, वुमेन एम्पावरमेंट में, ग्रीन इनिशिएटिव्स के अंदर, तो उनकी, और इट्स अ नेशनल पार्टी। बाकी पार्टियों की आप बात करेंगे तो देर स्टिल देर वर्किंग ऑन पॉलिटिक्स ऑफ हेट एंड डिवाइड। कोई मज़हब के नाम पे वोट्स ले रहा है, कोई अपने लसानियत के लिहाज से वोट दे रहा है। आई वांटेड टू डू पॉलिटिक्स नेशनली, और मैं ताकि पूरे पाकिस्तान के लिए पॉलिसी मेकिंग के अंदर हम अपना जो ना एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, और दैट इज़ वाई आई चोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एंड इट्स अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म, एंड आई बीन मीटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल, लोगों से दे ट्रीटिंग मी एज अ फैमिली। देयर आर सो मेनी गुड पीपल इन this party, and they want new blood, new people to rise and अपना एक mark create करें. And I think the new team which Chairman Bilawal Saab is gathering, it will be delivering, and this team will deliver for Pakistan, and I'm sure about that. अच्छा, एक वक्त में पीपल्स पार्टी पर तनकीद भी होती थी कि इलेक्टेबल्स की बहुत ज़्यादा बात होती थी, लेकिन हमने देखा फिर कोशिश की, जिस तरह वज़ीर आला सिंध हमने देखा मुराद शाह साहब सामने आए, अभी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की बात की जाती है। तो आप जिस तरह सामने आए और आप बता रहे हैं कि बड़ी सपोर्ट मिल रही है आपको, हम अभी प्रोग्राम में हमने शुरू में बात की कि कई लोग नाराज़ हो जाते हैं और अपनी जगह पर सही भी होंगे कि जी इसको क्यों टिकट दे दिया, उसको क्यों नहीं मिला, हमारी इतनी खिदमत हैं। तो आपको जब अब ये डिसाइड हो गया कि NA 248 से आप उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो पार्टी के जो बड़े हैं कहे या पुराने कारकुन, वो किस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं कि आपको अप्रिशिएट करें, आपको सपोर्ट करें? मुझे बहुत सपोर्ट मिल रही है। मुझे पीपल्स पार्टी के सिंध के प्रेसिडेंट निसार खुर्रम साहब ने काफ़ी सपोर्ट किया। मुझे डॉक्टर आसिम हुसैन ने जो सेंट्रल की चीज़ों को देख रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मुझे इंकरेजमेंट ही मिल रही है हर कॉर्नर से। पीपल आर अप्रिशिएटिंग हाउ आई एम रनिंग द कैंपेन, न्यू आइडियाज़, फ्रेश आइडियाज़, डिफरेंट एंगल से हम लोग वर्क कर रहे हैं, कम्युनिटी से कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, और सब लोग ये रियलाइज़ करते हैं कि अब जो इस ज़माने का अब जो दौर आ रहा है, द 21st सेंचुरी की जो चीज़ें हैं, वी नीड टू ब्रिंग मोर गुड इनिशिएटिव्स इन पाकिस्तान। हमें सस्टेनेबिलिटी की बात करनी है, हमें ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करनी है, हमें सोलर एनर्जी पे हमें शिफ्ट होना है, हमें वेलफेयर प्रोग्राम्स को आगे लेकर आना है, हमें टेक्नोलॉजी और IT इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना इम्प्रूव करना है। और देखें, हम जैसे नौजवान लोग ही अगर आगे आएंगे और जिनके लिए टेक्नोलॉजी, जिनके लिए ये सब कॉन्सेप्ट्स वेरी यूज्ड टू देम, तो तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। जैसे कि देखें, एक सब सियासतदानों की एक अपनी एक उम्र होती है, सब दे आर वेरी वेल फॉर अस एंड दे आर मेंटर्स, हमारे वो गाइड्स हैं, हमारे वो गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। बट जब काम करने के आएगा तो आप
यंग एनर्जेटिक पीपल हमें चाहिए जो पार्टी के लिए काम कर सके, जो नई एनर्जी और विगर डाल सके उसमें, सही। और चेयरमैन बिलावल साहब के हाथ को मजबूत करें। अच्छा हसन खान साहब, कुछ चीज़ें बड़ी पीपल्स पार्टी की अप्रिशिएट हो रही हैं। मिसाल के तौर पर हमने भी अपने प्रोग्राम में कुछ दिन पहले बात भी की थी, खैबर पख्तूनख्वा से हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया, पहली हिंदू खातून वहाँ से अब इलेक्शन लड़ रही हैं, बिल्कुल नौजवान है वो भी। तो इसी तरह सेनेट तक हिंदू कम्युनिटी से रसाई मिलती है एक खातून को। तो ये पीपल्स पार्टी बड़े इस तरह के कदम उठा रही है और फिर आप जैसे नौजवानों को भी सामने लाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप जिस तरह आप बता रहे हैं कि एजुकेशन का बड़ा फोकस लग रहा है और इनोवेशन का बड़ा फोकस लग रहा है, तो अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो असेंबली में जाकर क्या आपने सोचा है कि क्या आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, किस तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश करेंगे? क्योंकि वहाँ पर कानून साजी भी कर सकते हैं और जाहिर है कि कानून बनेगा तो उसके मुताबिक फिर मुल्क चलेगा। क्या कुछ सोच रखा है आपने अगर जीतते हैं तो? देखें, मेरा जो फोर्टे है, जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं वो एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करती हैं और मैं अपनी स्ट्रेंथ को ही आगे लेके जाऊंगा। मुझे सिंध के अंदर पूरे पाकिस्तान में मुझे गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में काफ़ी फ़िक्र है। देयर 22.8 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, और अभी फ्लड्स की वजह से मज़ीद और जो एजुकेशन सेक्टर को नुकसान हुआ है। हमारे अभी जो स्कूल्स हैं वो शेल्टर होम्स बने हुए हैं, उन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं, तो उस पर मेरी काफ़ी कीन फोकस है। आई नीड टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन दी एजुकेशन सेक्टर। उसके पैराडाइम को चेंज करना है हमें। उस रोट लर्निंग, उस कन्वेंशनल लर्निंग से हट के हमें स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, IT बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को फोकस करना है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनकी ग्लोबल सिटीजन बन सकें, वो कम्पीट कर सकें और वो अपने IT के अंदर आएँ। हमें अच्छा, हम फॉरेन रिजर्व्स हमारे इंक्रीज़ हो इस IT सेक्टर के लिहाज से, और एजुकेशन ही एक वो वाहिद ज़रिया है जिससे नेशंस अपलिफ्ट होते हैं। और हमारा जितना 60-65% यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, वो ही हमारा फ्यूचर है, हम पाकिस्तान के फ्यूचर है, और उन्हीं की लिए वेलफेयर की बात करनी है हमें, और उन्हीं की एजुकेशन स्टैंडिंग्स को इंक्रीज़ करनी है। तो उसके अलावा हमें इकनॉमिक साइड के ऊपर हमें टैकल करना है जो भी हमारे करंट इकनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन हो जाए, चाहे वो यूटिलिटी की जनरल प्राइसेस हो जाए, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो हमारा काफ़ी शूट अप हो चुका है, उसको हमें टेम डाउन करना है। तो उसके लिए हमने पॉलिसीज़ जनरेट की हैं और हमने कोशिश की है कि हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर मज़ीद फोकस करें। आपको जैसे पता है कि हमें सैलरीज़ को डबल करना है। जो चेयरमैन बिलावल साहब ने 10 पॉइंट अपना एजेंडा रखा है, इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट हैज़ ऑल द सॉल्यूशंस इन इट। तो हमें सैलरीज़ को डबल करना है ताकि लोग अपनी कॉस्ट को कर सकें। और फिर हमें यूथ मराकज़ खोलने हैं, हमें हारी कार्ड, हमें फार्मर्स कार्ड को मैनेज करना है, हमें BISP प्रोग्राम को एक्सपैंड करना है, हमें BISP प्रोग्राम को एजुकेशन से लिंक करना है कि जिन ख़वातीनों को इस प्रोग्राम से फ़ायदा पहुँच रहा है वो अपने बच्चों को उनको पाबंद करना है कि वो बच्चे अपने स्कूलों में भेजें। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हसन खान, विश यू ऑल द बेस्ट। और ज़ाहिर है कि नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल है। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। भारत में मुसलमानों की हालत ज़ार क्या है? दिन ब दिन मुसलमानों के साथ जो बुरा सलूक है हम देखते हैं कि उसमें इजाफ़ा हो रहा है। कई तरह के मज़ालिम सामने आते हैं और अब तो ये कहा जाता है कि हम जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से बताते थे, अब पूरा भारत ही मकबूजा कश्मीर बन चुका है मुसलमानों के लिए। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद अब्दुल्ला गुल साहब से इस हवाले से हम बात भी करेंगे कि अब ख़ास तौर पर क्यों मुसलमानों की जो तालीम है उसको बाकायदा टारगेट किया जा रहा है। पहले ही माशी तौर पर हम देखते हैं भारत में सबसे पीछे जो रह गए हैं वो मुसलमान हैं। बड़ी आबादी, करोड़ों की आबादी है जो इस वक्त ख़त गुरबत से नीचे है, उसमें ज़्यादातर आपको मुसलमान मिलेंगे। अब उनकी तालीम के पीछे भी पड़ गए हैं। भारत में क्यों ये सोच है? अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, ये तो ऐसे लगता है कि बाकायदा एक सोचा जाता है कि कहाँ कहाँ से मुसलमानों को टारगेट किया जा सकता है। अब ये तालीम के पीछे पड़ गए हैं। 21,000 असातिज़ा उनका वजीफ़ा बंद करना, इसका मतलब है ये चाहते हैं कि मुसलमानों में कोई तालीम ही ना जा सके, उनके मज़हब के हवाले से कुछ ना पता चल सके। वो ना सिर्फ माशी तौर पर तालीमी लिहाज से भी बहुत पीछे रह जाए, उनको बहाना मिल जाए कि देखें जी मुसलमान तो हैं ही पीछे, हम उनको कहाँ से रोज़गार दें या मुलाजमत दें। ये तो लगता है कि वो जो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो सोच देखी थी वो तो दौर अंग्रेज़ का था और अब ये और फिर मुसलमानों को तालीम की तरफ लगाया। तो भारत तो ऐसे लग रहा है कि ढूंढ रहा है कि किस किस तरह से मुसलमानों को साइडलाइन किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल दुरुस्त आपने मेरे ख्याल में बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट दिखाई है और आपका सवाल बड़ा उम्दा है।
और ये बात तो बड़ी वाज़ेह है। देखिए ना, एक वक्त में ये काम हो रहा था, ये जो भारत के अंदर रुझान बढ़ गया है, जिसके अंदर हिंदू मर्दों का मुसलमान ख़वातीन के साथ जो शादी हो रही है, जो कि नाजायज़ रिश्ता है, वो क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि मुसलमान ख़वातीन को पढ़ने दिया जाता है, उनको आगे बढ़ने दिया जाता है, उनको यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर दाखिला मिलता है, जबकि मुसलमान लड़कों को जो है वो इतनी कम तालीम दी जाती है कि वो रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, कोई मैकेनिक या कोई छोटी मोटी कारोबार जो है, वो जॉब जो है वो कर सकें। यही वो अवैसी बिरादरान जो है वो यही बात करते हैं कि ये मुसलमानों के साथ दोहरा म्यार हो रहा है। दूसरी तरफ जो है वो इंटरनेशनल इसके ऊपर रिपोर्ट्स मौजूद है बाकायदा, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि भारत जो है वो जिस तरीके से हिंदुत्व के कल्चर को जबरदस्ती नाफिज करना चाहता है, यानी कि इस हद तक वो चला गया कि एक तरफ वो दुनिया के मीट एक्सपोर्टर्स के अंदर गाय के गोश्त को एक्सपोर्ट करने वाले जो है पहले 3 ममालिक में उसका शुमार होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो गाय की कुर्बानी के ऊपर जो मुसलमानों के लिए वो वहां पाबंदी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मजहबी जो आज़ादी है उसको मुकम्मल तौर पर सल्ब कर लिया गया। इससे पहले जो है आपने देखा कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का वाकया हुआ, जिस तरीके से आपने क्रिश्चियनों के इबादतगाहों को आग लगाते हुए हमने देखा, तो ये वो सारी बातें थी जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बाकायदा चर्चों को आग लगाई गई, बाकायदा जो है जो दलित लोग हैं जो कि शूदर कहलाते हैं, उनको जो है उनका जीना हराम कर दिया गया। आज के इस टेक्नोलॉजी के और मॉडर्न दौर के अंदर उनको छूना जो है वो हराम करार दे दिया गया। अब दूसरी तरफ आपके सवाल की तरफ आते हैं। इससे पहले आपको याद है कि वो जो तालीम के हवाले से जो आपने बात कही, वो एक बकायदा हिंदुस्तानी ने बकायदा मुसलमान बच्चे के मुंह पे थप्पड़ लगवाए और कहा कि ये मुसलमान बच्चा है। वो वीडियो इतनी वायरल हुई, लेकिन क्या उसके ऊपर कोई रद्द अमल, क्या उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया? फिर वो जो मौलवी साहब जो कि बकायदा हिंदू मुस्लिम जो भाई भाई की बात करते थे, वो नतीजा ये निकला कि वो मौलवी साहब को बेईमाना अंदाज के अंदर जो है वो कत्ल कर दिया गया, उनके टुकड़े उड़ा दिए गए। ये वो बात है। इसके अलावा जो अब जो मुस्लिम कुछ मामलात जो सामने नजर आ रहे हैं, ये बड़े खतरनाक मेरे ख्याल में एक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। नतीजा ये होगा कि पहली बात यह है कि भारत के अंदर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, जिसको वो छुपाते हैं। वो असल में बताते हैं कि जी ये तकरीबन कोई 18-19 करोड़ है, जबकि हकीकत यह है कि इस टाइम पे 27 करोड़ के करीब वहाँ मुसलमान जो है वो आबाद हैं। तो पहली बात यह है कि उनका जो सेंसस है, जो कि उन्होंने नक्शा बनाया है सेंसस का, वो ही गलत है। दूसरी तरफ जो है वो कश्मीर को आप देख लें कि कश्मीर की आज़ादी को कैसे सल्ब किया गया। तमाम कवानीन जो कि भारतीय जो हुकूमत ने खुद बनाए हुए, जो उनका आईनी तौर पर उनको इख्तियार दिया गया था, वो सल्ब कर लिए गए। जो यूनाइटेड नेशन की करारदादें थी, उनको जो है वो उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी गई। अब टीचर्स के ऊपर जो काम किया जा रहा है, ये इस वजह से किया जा रहा है। आपको याद होगा कि वो बुर्का वाली लड़की जो थी, जिसका बड़ा जो है वो चर्चा हुआ, वो बुर्का पहनने के ऊपर उसको बकायदा जो है हरासा किया गया, उसको जो है बकायदा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके ऊपर जो वहाँ के गुंडे थे वो जो है वो चढ़ दौड़े और वो अकेली लड़की जो है वो खड़ी हो गई मैदान के अंदर और उसने एक दफा दिखाया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? क्या ऐसे वाकयात को खत्म किया गया? क्या ऐसों के लिए कवानीन बनाए गए? क्या ऐसे लोगों के लिए जो है वो कोई उनका नातका बंद किया गया? या ऐसे लोगों की जो है बकायदा रियासती पुष्ट पनाही की गई? तो देखने में ये आता है कि रियासती पुष्ट पनाही की गई। उसी के नतीजे के अंदर आज ये जो तनख्वाहों का मामला है, जो असातिज़ा का मामला है, ये उसी की एक कड़ी है, क्योंकि उन्होंने बड़ा वाज़े बता दिया। अब्दुल्ला गुल साहब, ये फरमाइएगा कि क्या ये उसी सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है जो हमने देखा था, एक नेशनलिटी का, शहरियत देने का मामला था कि किसी तरह से मुसलमानों को मजबूर किया जाए कि वो जबरी तौर पर अपना मज़हब बदल लें, और ये तो उनकी सोच है कि जनाब ये हमने ग्रेटर स्टेट बनानी है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब हिंदू ही रहेंगे, कोई और नहीं रह सकता। अब ये भी है जी तालीमी तौर पर ये पीछे रह जाएंगे तो फिर हम मजबूर करेंगे इनको कि अगर तुम खुदा न खास्ता अपना ये मज़हब बदलते हो तो फिर तुम्हारे लिए बड़े रास्ते खुल जाएंगे। तो चाहे वो शहरियत है, चाहे वो तालीम है, सोशल स्टेटस है, यहाँ तक है कि बड़े बड़े मशहूर जो वहाँ के अदाकार हों, बड़े बड़े नाम हों, अगर मुसलमान हैं तो वो खुद ये एडमिट करते हैं जी हम तो किसी शहर में जाकर आसानी से कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना तो दूर की बात है, हमें तो किराए पर कोई नहीं देता। तो वो तो एक तरह से अब इनको वो छूत बनाते चले जा रहे हैं ताकि ये मजहबी तौर पर
पर इनका बिल्कुल मजहब चेंज करवाया जा सके, वरना इनके पास कोई राइट्स नहीं है। और ये बातें बीजेपी के लोग जलसों में करते हैं, हत्ता के कत्ले आम तक के थ्रेट्स दिए जाते हैं और उनको बड़ा उसके बाद अप्रिशिएट किया जाता है, बजाय इसके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। जी, बीजेपी की हुकूमत ने तो बकायदा कहा ना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है उसको जो है वो यहाँ पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा, उसको हम हर हालत में जो है वो उसको दीवार से लगाएंगे और उसको नीच तो नाबूद करेंगे। ये हिंदुओं का मुल्क है, यहाँ सिर्फ अपर क्लास के हिंदू रह सकते हैं। ये खुद बीजेपी की जो रहनुमा खातून थी उन्होंने बकायदा अपने जलसे में बात की, लेकिन इससे हट के जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था वो क्या किस चीज की करी थी। बात यह है कि अगर आप सेकंड ग्रेड सिटीजन बन भी जाएंगे, अगर आपने अदाकारों की बात की, अभी हालिया हमने देखा 2 वीडियोस, एक के अंदर जो है मशहूर एक्टर शाहरुख खान जो है उनको जबरदस्ती सर पकड़ के उनका जो है वो बुत के सामने सजदा करा दिया गया। क्या कर रहे हैं भाई। दूसरी तरफ जो है वो हमने देखा कि आमिर खान जो कि एक एक्टर हैं और अबुल कलाम आजाद के पड़पोते हैं, उनको हमने देखा कि उनकी कदर की गई, ये इज्जत दी गई, यानी कि उनका जो होने वाला दामाद उस वक्त था वो आया शादी के लिए और वो एक बनियान में और एक छोटी सी निक्कर के अंदर जो है वो वहां था, वो जिम से उठ के डायरेक्ट आ गया। क्या उसने अगर किसी मीटिंग में जाना होता तो क्या ऐसे जाते? क्या अगर किसी इंटरव्यू पे जाना होता तो क्या ऐसे जाते? इसका मतलब ये है कि ये जानबूझ के तजलील की जा रही है, बताया जा रहा है हिंदुओं की शादियां जो है मुसलमानों के साथ कराई जा रही हैं ताकि उनका जो मजहब है, आप ये देख लें कि जब भी कोई आप भारतीय फिल्म देखते हैं या कोई ऐसा सीन नजर आता है तो नतीजा ये निकलता है कि मुसलमान को नमाज पढ़ते कभी नहीं दिखाया जाता, बल्कि मुसलमान को दरगाह के साथ जो है वो रिलेट किया जाता है कि वो कब्र के सामने खड़े हैं और वो वहां कवालियां हो रही हैं, यानी कि बिल्कुल डिस्टॉर्टेड इमेज जो है वो मुसलमानों का पेश किया जाता है। यही वो वजूहात है जिसकी बुनियाद के ऊपर एक और इसका एस्पेक्ट है कि मिसाल के तौर पर ये तो कहा जाता है कि जनाब पाकिस्तान पर भारत में बड़ा प्रोपेगेंडा होता है पाकिस्तान के खिलाफ, और खासतौर पर इलेक्शंस में हम देखते हैं पाकिस्तान से नफरत को बेचा जाता है कि यहाँ पर पता नहीं कम्युनिटी के साथ क्या होता है, माइनॉरिटी के साथ क्या होता है, खासतौर पर दिखाएंगे जी देखें वहाँ पर पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या सूरत हाल है, बड़ा उसको उछालेंगे। इसी तरह पाकिस्तान में वाक़यात हो चुके हैं कि फैमिलीज़ गई जनाब भारत के, अच्छा जी हिंदू हैं वहाँ की शरीयत मिलेगी, वहाँ बड़ा बेहतर हो जाएगा, वो बेचारे वहाँ जाकर फंस गए, कई फैमिलीज़ उनको मार दिया गया, जो बचे वो वापस आए और आकर बताया गया जी वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। तो ये इसका मतलब है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि ये कोई इनकी वाकई एक सोच है, इसके पीछे डायनामिक्स कुछ और हैं। ये कोई सिर्फ ये नहीं कि वो पाकिस्तान से नफरत भी है, लेकिन अगर सिर्फ हिंदुइज्म की बात है तो यहाँ से जो हिंदू बरादरी के लोग जाते हैं कम्युनिटी के, उनके साथ भी फिर बड़ा अच्छा सलूक किया जाए। तो नहीं, ये आपको याद होगा कि हमारे पाकिस्तान के सिंध के कुछ हिंदू बरादरी जो थी वो वहां गई थी मुख्तलिफ कुंभ का मेला देखने के लिए। आपको याद है कि वो गायब हो गए, उनको कत्ल कर दिया गया, उनकी FIR तक दर्ज करना जो है वो गवारा नहीं समझा। ये तो उन्होंने हिंदू बरादरी के साथ किया, मुसलमानों और बाकियों को तो छोड़ ही दें। अब दूसरी बात यह है कि वहां जो दलित और शूद्र रह रहे हैं उनके लिए जिंदगी अजीरन करके रख दी है, यानी कि सिर्फ ब्राह्मण के लिए वहां आप जिंदगी को जो है वो बेहतर बनाना चाहते हैं। असल मसला ये है कि जो RSS जो उनका एक दहशतगर्द तंजीम है, RSS को बकायदा जो CIA है उसने सैफरॉन टेररिस्ट का नाम दिया है, यानी कि जाफरानी दहशतगर्द, और उसका जो पॉलिटिकल फेस है वो बीजेपी है। यानी कि बीजेपी जो है वो एक ऐसी फाशिस्ट सोच की मालिक है जिसके अंदर वो सिर्फ एक खास नस्ल के, एक खास रंग के हिंदू जो हैं उनको जगह देती है, वो किसी और मजहब को, और ये किसी और जो वहाँ ये है असल सोच भारतीय सरकार की, ये असल सोच भारतीय सरकार की। वो दुनिया को बड़ा पेश करता है जी सबसे बड़ी जमहूरियत, लेकिन असल में वहाँ पर जो अक़लियतें हैं और ख़ास तौर पर मुसलमान, उनको किस तरह से टारगेट किया जाता है ये आपने देखा और सुना। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कुछ ही देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।